हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और साइंस मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट करवा दिया था। साइंस मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया है। क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उससे मैंने साइंस कंप्लीट पढ़ाया था और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी है। और साइंस की जो मैराथन क्लास है उसमें मैंने 200 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं और वो प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। पेडागोजी के क्वेश्चन का भी रिवीजन मैंने करवा दिया है। कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन बचे हैं जो संभावित हैं, तो इन प्रश्नों का रिवीजन भी आवश्यक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? पहला विकल्प लिखा हुआ है विचार स्थिर होते हैं। दूसरा है विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। तीसरा है विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं और चौथा विकल्प है विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। तो इसमें पूछा गया है कि वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। तो वैकल्पिक अवधारणाएं क्या होती हैं? तो विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाएं उन विचारों या समझ को संदर्भित करती हैं जो विद्यार्थी अपने रोजमर्रा के अनुभवों या अवलोकनों के आधार पर विकसित करते हैं, लेकिन ये विचार वैज्ञानिक रूप से स्वीकृत अवधारणाओं के अनुरूप नहीं हो सकते। यानी कि वैकल्पिक अवधारणाएं वे हैं जो विद्यार्थी अपने रोज के अनुभवों के अवलोकनों के आधार पर विकसित करते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है यानी कि अवधारणाओं की विशेषता नहीं है वह बतानी है। तो इसमें जो लिखा हुआ है चौथा विकल्प कि विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि यह वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान यानी अन्वेषण के बारे में सही है? पहला लिखा है परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते। दूसरा है किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा है आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं और चौथा है कोई भी सार्वत्रिक यानी कि सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते, तो ये गलत है क्योंकि परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित होते हैं। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, ये सही है। आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, ये गलत है। और कोई भी सार्वत्रिक यानी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये भी सही है। तो बी और डी इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अब वैज्ञानिक अन्वेषण क्या है? वैज्ञानिक अन्वेषण या वैज्ञानिक अनुसंधान से तात्पर्य प्राकृतिक घटनाओं की खोज, ज्ञान प्राप्त करने तथा अवलोकन, प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर देने की व्यवस्थित और विधिवत प्रक्रिया से है। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है आरेखन, चित्रांकन, जांच सूची, साक्षात्कार। दूसरा है पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक प्रश्नावली। तीसरा है नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार, आरेखन और चौथा है प्रायोजना, जांच सूची, आरेखन। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार, आरेखन। नैदानिक प्रश्नावली से शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का आकलन करने और विषय के बारे में उनकी किसी भी गलत धारणा को उजागर करने में मदद मिलती है। और साक्षात्कार से शिक्षक को छात्रों की सोच और तर्क को गहराई से समझने का अवसर मिलता है। और चित्रांकन से छात्र के चित्र पौधों और जानवरों में अनुकूलन की उनकी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से दर्शा सकते हैं। जो छात्रों के चित्र हैं
तो वह दर्शा सकते हैं पौधों और जानवरों में अनुकूलन की अवधारणाओं को। तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। पहला है वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। दूसरा दिया गया है वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। तीसरा है उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। और चौथा है वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क यानी विवेचन प्रदान करते हैं। तो वैज्ञानिक नियमों के बारे में जो सत्य है वह पूछा गया है। तो इसमें जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला लिखा है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। तीसरा है प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना। और चौथा है परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक समस्याओं को हल करना। तो आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि पूछी गई है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। जो आगमिक विवेचन होता है इसमें विशिष्ट अवलोकनों या प्रयोगों के आधार पर सामान्यीकरण करना शामिल है। तो इसीलिए इसमें दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। पहला विकल्प है अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में। दूसरा है किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में। तीसरा है नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में। और चौथा है विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। तो इसमें पूछा गया है सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में, किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में और नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में। ABC इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चौथा गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। ये इसमें नहीं होगा। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है, ABC। जो सामाजिक वैज्ञानिक मामले हैं ये जटिल वास्तविक दुनिया की समस्याएं हैं जिनमें वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। ये मामले वैज्ञानिक सिद्धांतों, शोध और समझ पर आधारित हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। पहला है दिए गए पादपों का शाकों, झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकरण करना। दूसरा है चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। तीसरा है नारियल के पेड़ के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना। और चौथा है विभिन्न पर्णों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना। तो पूछा गया है कि जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। तो कौन सा चित्रित करता है? दूसरा विकल्प है चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। अब जांच पड़ताल के रूप में विज्ञान ये क्या है? तो जांच पड़ताल के रूप में विज्ञान की अवधारणा में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और विधियों के माध्यम से प्राकृतिक जगत की जांच, अन्वेषण और प्रश्न करना शामिल है। यह प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए प्रश्न पूछने, जांच करने और डेटा एकत्र करने के महत्व पर जोर देता है। तो इसीलिए तो दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विज्ञान में लिंग यानी जेंडर प्रति संवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। पहला विकल्प है लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को। दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को। तीसरा है लिंग आधारित समूह बनाने को। और चौथा है विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को। तो पूछा गया है कि लिंग प्रति संवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। तो लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को, ये सही है। रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, ये भी सही है। लिंग आधारित समूह बनाने को,
ये तो गलत है क्योंकि यह रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रहा है। और विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को, ये भी गलत है। ए और बी इसमें सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। पहला है आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देने का। दूसरा है विद्यार्थियों के बीच भेद करने का। तीसरा है संचारण यानी संप्रेषण विकसित करने का। चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का। पांचवा है वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। और छठवां है विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकारने का। तो जो अपसारी प्रश्न होते हैं ये खुले उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि इनके एक से अधिक उत्तर होते हैं और ये व्यापक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। अब उद्देश्य पूछा गया है तो इसमें आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का ये सही है। विद्यार्थियों के बीच भेद करने का ये गलत है। संचारण संप्रेषण विकसित करने का ये भी सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का ये गलत है। वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का ये सही है। और विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकार करने का ये भी सही है, यानी ए सही है, सी सही है, ई सही है, एफ सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। पहला है मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते हैं। दूसरा है सेलुलोज किससे बना होता है। तीसरा है क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकें। और चौथा है 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो मुक्तोत्तर यानी कि ये व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं ये। तो इसमें मुक्तोत्तर प्रश्न क्या होगा कि क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सकें, तीसरा विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। पहला लिखा है प्रारंभिक कक्षा में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाना। दूसरा है माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। तीसरा है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह नहीं पढ़ाया जाता। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाता है। और प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। बी और सी सही है, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक यानी तापमान माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। पहला है थर्मामीटर के अल्पतमांक पर ध्यान देना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं। और तीसरा है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। और चौथा है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड प्रयोग करना। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। तो क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना, क्योंकि क्वथनांक कम ज्यादा हो सकता है, हर बार 100 डिग्री सेल्सियस ही नहीं मापा जा सकता। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको स्कूल विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान यानी वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। पहला है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। दूसरा है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक है। तीसरा है साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। और चौथा है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। तो इसमें पूछा गया है कि किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक मामलों को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा 7 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती हैं। वे 3 परखनलियां लेती हैं तथा प्रत्येक के 3/4 भाग को जल से भर देती हैं। परखनलियों A, B, C के रूप में अंकित करती हैं।
वे परखनली ए में घोंघा डाल देते हैं, परखनली बी में जल पादप और परखनली सी में वे घोंघा और पादप दोनों रख देती हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती हैं कि किस परखनली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही हैं? पहला विकल्प है पूर्वानुमान, दूसरा है अनुमान लगाने, तीसरा है मापन और चौथा है प्रश्न उठाने। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा, पूर्वानुमान। ये प्रश्न मैंने पहले भी लिए हैं तो आप लोगों को इनके बारे में जानकारी है। पूर्वानुमान क्या होता है? पूर्वानुमान विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को प्राकृतिक जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। यह विद्यार्थियों को उनके आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने और अधिक स्वतंत्र शिक्षार्थी बनने में भी मदद करता है। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला है ये बच्चों के ज्ञान एवं कौशल के रंगपटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दूसरा है ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। तीसरा है इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्र करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। और चौथा है इनमें से कुछ बृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों एवं समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में जो सही नहीं है, तो ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, क्योंकि ये मूल्यांकन का आधार नहीं बनती। अगला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यता परिलक्षित होता है? पहला है सामग्री अद्यतन है, दूसरा है अवधारणाएं यथार्थता निरूपित है और तीसरा है कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। तो विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में जो सामान्यता परिलक्षित होता है तो सामग्री अद्यतन होती है, यानी कि जिसे अध्ययन किया जा सके, और अवधारणाएं यथार्थता निरूपित होती हैं। ए और बी इसमें सही है। कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, ये इसमें परिलक्षित नहीं होता। तो ए और बी इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? पहला है यह बृहत आमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। दूसरा है यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तीसरा है यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है और चौथा है यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है टीम शिक्षण के लिए, तो इसमें जो दूसरा विकल्प है यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। टीम शिक्षण विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। विविध विशेषज्ञता वाले विद्यार्थियों के लाभों को टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार माना जाता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? पहला लिखा है विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। तीसरा है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं और चौथा है विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेख के आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करना है, तो सबसे अच्छी गतिविधि है विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाए, क्योंकि जो स्टील चम्मच होती है चमकदार, वह वक्र दर्पण की तरह कार्य करती है, जो विद्यार्थियों को दिखाती है कि चम्मच हिलाने पर उनका प्रतिबिंब कैसे परिवर्तित होता है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष के अनुकूल है?
पहला विकल्प है विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा है विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। तीसरा है विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। और चौथा है विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा परिलक्षित नहीं होता, यानी जो गलत है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। विज्ञान शिक्षा प्राकृतिक जीवन, वैज्ञानिक सिद्धांतों और पद्धतियों के बारे में शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, जो आलोचनात्मक चिंतन और पूछताछ और अनुभवजन्य आधार की समझ को बढ़ावा देती है। लेकिन विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ये गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सही कथनों की पहचान कीजिए। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है और नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तो इसमें जो सत्य है वह बताना है। तो तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है, ये सही है, क्योंकि तथ्य एक कथन है जिसे साक्ष्य बार बार और किए गए अवलोकन के आधार पर सत्य सिद्ध किया जा सकता है। तो इसमें ए सही हो गया। दूसरा लिखा है नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है, ये गलत है, क्योंकि नियम जो कथन है जो प्रकृति में देखे गए सुसंगत और सार्वभौमिक संबंध का वर्णन करता है, यह एक सिद्धांत से अधिक निश्चित है, लेकिन किसी सिद्धांत से उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इसे समयोपरि बारंबार सही नहीं पाया गया है। तो भी इसमें गलत हो गया, केवल ए सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? पहला विकल्प दिया गया है सामान्य मानव संबंधी रोगों पर परिचर्चा करना। दूसरा विकल्प दिया गया है संतुलित आहार की परिभाषा प्रदान करना तथा अभाव की अवधारणा को प्रस्तुत करना। तीसरा विकल्प दिया गया है अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। और चौथा है मानव शरीर में विभिन्न पोषकों और जिन क्रियाओं का वे निष्पादन करते हैं उसे सूचीबद्ध करना। तो अभावजन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने की सबसे उपयुक्त रणनीति पूछी गई है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया की अवधारणा से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति है? पहला विकल्प लिखा है उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है। दूसरा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अवधारणा की व्याख्या करना। तीसरा है रासायनिक समीकरणों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना तथा विद्यार्थियों को अवलोकन करने के लिए कहना। और चौथा है रासायनिक अभिक्रियाओं को परिभाषित करना तथा उदाहरण देना। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा उन रासायनिक अभिक्रियाओं पर परिचर्चा करना जिनका विद्यार्थियों ने उनके जीवन में संभावित रूप से अवलोकन कर रखा है, क्योंकि यह जो रणनीति है विद्यार्थियों को रासायनिक अभिक्रियाओं की अवधारणा को उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर संलग्न करती है, जिससे अधिगम अधिक सांदर्भिक और प्रासंगिक हो जाता है। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने की कौशल का निर्देशक नहीं है? पहला है किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। दूसरा है खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना। तीसरा है कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। और चौथा है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो इसमें पूछा गया है कौशल का निर्देशक नहीं है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। अगला प्रश्न दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है? पहला है परिचर्चा के साथ प्रदर्शन का अनुगमन करना, दूसरा है कक्षा में कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, तीसरा है समय पूर्व भी उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, और चौथा है प्रदर्शन को व्याख्याओं से संपूरक करना। तो जो वांछनीय नहीं है वह पूछा गया है, तो समय पूर्व ही उन अनुबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यह संभावित रूप से वास्तविक प्रदर्शन के दौरान छात्रों की खोजों और निष्कर्षों की सहजता को सीमित कर सकता है, इसलिए ये वांछनीय नहीं है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक शिक्षिका अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति पाठ पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती हैं। क्या प्रतिबिंब दिखा रही हैं? कि जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक हवाई जहाज। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती हैं। उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा निम्न में से किन को संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा? पहला है वर्गीकरण, दूसरा है अवलोकन, तीसरा है आगमनात्मक तर्कशीलता और चौथा है मापन। तो वर्गीकरण तो हो नहीं रहा है, तो और मापन भी नहीं हो रहा है। अवलोकन इसमें सही है और आगमनात्मक तर्कशीलता। आगमनात्मक तर्कशीलता क्या है? तो इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम बताया जाता है। और अवलोकन में प्रस्तुत वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंद्रियों, विशेष रूप से इस मामले में दृष्टि का उपयोग करना शामिल है। तो बी और सी इसमें सही है, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, दूसरा है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है, तीसरा है वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं, और चौथा है वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है कि विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। कई बार ये प्रश्न मैंने लिया है और आपको बताया भी है, ये कई बार पूछा भी गया है। प्रश्न पूछने का तरीका जो है हर बार अलग है, लेकिन ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ पूछा गया है। पहला है विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश, दूसरा है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, तीसरा है पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, और चौथा है विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। तो संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, यानी कि जो पाठ्यक्रम की सामग्री है, प्रक्रिया, भाषा और शैक्षणिक व्यवहार है, आयु के उपयुक्त होने चाहिए और बच्चे की संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर होने चाहिए। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? पहला लिखा है अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, दूसरा है अवधारणाओं तक गतिविधियों यानी प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, तीसरा है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, और चौथा है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो इसमें जो अनुशंसित है वह बताने हैं। तो पहला सही है और दूसरा सही है, ए और बी सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों से पहचानें जो विज्ञान के बारे में सत्य है। पहला लिखा है वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, दूसरा है सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है, तीसरा है जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है, और चौथा है आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो विज्ञान के बारे में जो सत्य है वह है पहला विकल्प, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि पहला है, यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। तीसरा है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। और चौथा है, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो आप सारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। और यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। लेकिन सही उत्तर सही करने में दिशा प्रदान नहीं करता। यानी जो अपसारी प्रश्न होते हैं ये व्यापक सोच को बढ़ावा देते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए थे। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इनको इस वीडियो में लिया है। और ये साइंस की लास्ट वीडियो है। सभी प्रश्नों का मैंने रिवीजन भी करवा दिया है और एनसीईआरटी से आप लोगों को पढ़ाया ही है। तो आपको अब साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी यदि कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। आपने अच्छे से पढ़ाई की है पूरी ईमानदारी के साथ, तो आप जरूर एग्जाम में पास होंगे। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।